हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ई विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम जो सीरीज़ चला रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक की, इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या फिर हमें लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं हर अध्याय से, उनका डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, जिसमें हमने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। ठीक है, आज का जो आपका चैप्टर है ये सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद जो है ये कैसे आया, या भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसको हम देखेंगे। इवन इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर होता है ये डिफरेंट खंडों में डिवाइड होता है। जैसे आपको एक टिक मार्क वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और उसके बाद में दीर्घ उत्तरी, और उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना होता है, आंसर लिखना होता है। ठीक, तो आज का आपका पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें महात्मा गांधी ने नमक को ही अत्यधिक महत्व क्यों दिया, उन्होंने क्यों सिर्फ नमक ही चुना। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, नमक का प्रयोग सभी करते थे, नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या फिर नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था, या फिर सारे के सारे। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग नमक खाते हैं, नमक का सेवन करते हैं, और अगर सारे लोग नमक ले रहे हैं, नमक खा रहे हैं, तो ये उन लोगों को आपस में जोड़ के रखेगा। तो इस वजह से ज़्यादा लोग राष्ट्रवाद की जो क्रांति चल रही थी, राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भाग ले सकें, उसमें एकजुट हो सकें, इसलिए महात्मा गांधी ने एक ऐसी चीज़ चुनी जिससे अमीर भी जुड़े हुए थे और जिससे गरीब भी जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका 13 अप्रैल 1919, बहुत फेमस दिन है यह आपका 13 अप्रैल 1919। यह किस घटना से संबंधित है। ठीक, क्या इस दिन सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, साइमन कमीशन भारत आया था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है इसका आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो आपका जनरल डायर था उसने एक बाग, जलियांवाला बाग जो आपका पंजाब में है, वहाँ पर क्या किया था, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। वहाँ पर जो लोग वैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, और जिस वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। ठीक, तो ये घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका फिर लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसको आपका मार्क होगा 2 अंक। पूछ रहे हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट क्या था, तो हमें सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से इसका उत्तर लिखना होगा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, 1919 में पास हुआ। दरअसल ये एक ऐसा कानून था जिसमें ये कहा गया था कि जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शंका के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है और उसे 2 सालों के लिए जेल में डाल सकती है। रॉलेट एक्ट आपका कब आया, ये आया मार्च 1919 में। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आपका आया, और इस रॉलेट एक्ट में ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये बिना किसी शंका, मतलब शंका होने पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती है। देखिए इसके लाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि जितने भी जो विद्रोही
लोग थे, यानी जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका दमन किया जा सके। जहाँ पे भी ये देखते थे कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रॉलेट एक्ट के तहत, रॉलेट अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में डाल देते थे। अब 2 साल के लिए तो देखिए वो लोग क्या हो गए, जेल में बंद हो गए। जब वो जेल में बंद हो गए तो फिर क्या आंदोलन कर पाएंगे? तो जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसको कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर के आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन जो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए पहले साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन हमारा बना था 1927 में। देखिए, कारण ये था कि 1919 में हमारा आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या मॉन्टेग्यू जो कानून है 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू कानून जिसे हम कहते हैं 1919 में आता है। इस कानून में ये कहा गया था कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार अब भारत पर शासन करेगी या भारत पर किस तरीके से ब्रिटिश शासन चलेगा। ये बातें कही गई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। ये एक आपका कानून था। अब इसी कानून में ये बात कही गई थी कि 10 साल के बाद में फिर से देखा जाएगा इस कानून को कि इसने कितने हद तक या किस लेवल तक इस कानून से हमें फ़ायदा हुआ और कहाँ तक ये और इसमें मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। तो 10 साल बाद ये होना था, लेकिन बीच में ही ब्रिटेन में आ जाते हैं इलेक्शन, बीच में ही ब्रिटेन में आ जाते हैं चुनाव। तो इसलिए इसको देखने के लिए, यानी इस कानून का पुनर्विलोकन करने के लिए कि इसने किस हद तक या किस लेवल तक यहाँ पर शासन अच्छे से करा है, उसको देखने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। और ये बना आपका 1927 में। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी और इसका विरोध भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो पहली बात, इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो सदस्य थे ये ब्रिटिशर्स थे। कोई भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। ये सबसे बड़ा इसके विरोध का कारण था। तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जिसमें 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, जिसका उद्देश्य ये था कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका एक्ट आया था उसको देखा जाएगा। और इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, वो ब्रिटिशर्स थे। कोई भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली, ये जो संवैधानिक व्यवस्था अभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से चल रही थी, इसकी कार्यशैली को देखना था कि उसने सही तरीके से कार्य किया या नहीं किया, और ये बताना था कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए साइमन कमीशन जो है, जब ये भारत पहुंचता है 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तब इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। और इसके विरोध के दौरान ही लाठीचार्ज जब किया जाता है, उसी में ही लाला लाजपत राय जो एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे भारतीय राष्ट्रवाद के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्हें लाठी लगती है सॉन्डर्स की। सॉन्डर्स जो कि एक ब्रिटिश कार्यकारी था, उसकी लाठी लगती है लाला लाजपत राय को और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है और राष्ट्रीय आंदोलन का जो विद्रोह है यह आगे जाकर के और भड़क जाता है। ठीक, और वहीं आगे फिर हम देखते हैं कि जो भगत सिंह हैं वो सॉन्डर्स की हत्या भी कर देते हैं, इस बात का बदला लेने के लिए क्योंकि उसकी लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी।
ठीक, तो ये आपका सारा बैकग्राउंड था, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड के लिए आया था आपका क्या, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है। इसके विरोध में लोग सामने आते हैं, ब्रिटिशर्स उन पर लाठीचार्ज करते हैं और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और वो लाठी किसके द्वारा मारी गई थी, सॉन्डर्स, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, बात कर रहे हैं पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हैं, इसकी हमें 2 शर्तें लिखनी है। अब देखिए, जो पूना पैक्ट है आपका, ये होता है 26 सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 और 26 सितंबर 1932 में आपका होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट या इसे हम पूना समझौता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो कारण क्या था इसका कारण था 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मैकडोनाल्ड, ये क्या करते हैं, 16 अगस्त 1932 को ये सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि जो दलित हैं उन्हें अलग से महत्व दिया जाएगा, उन्हें अलग से अवार्ड दिया जाएगा। तो उनकी इस बात से गांधी जी, जो इस समय कहाँ पर हैं, जेल में हैं, गांधी जी इस समय यरवदा जेल में हैं, और वो इस बात से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं कि ब्रिटिशर्स आपने 1909 के एक्ट से, 1909 के अधिनियम से तो मुस्लिम्स को पहले ही हमसे अलग कर दिया और हमारे बीच में फूट डाल दी, लेकिन अब आप कम्युनल अवार्ड से हमारे जो दलित लोग हैं उन्हें भी हमसे अलग करना चाहते हैं, और अगर आपने कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिए तो हम क्या करेंगे, हम विद्रोह, मैं क्या करूँगा, मैं भूख हड़ताल करूँगा। और गांधी जी इन अवार्ड से इनका विद्रोह दिखाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ठीक, जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो जो BR अम्बेडकर हैं वो और बाकी के और जो लीडर, इन सब के बीच में एक पूना पैक्ट होता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जो कम्युनल अवार्ड घोषित किए गए हैं मैकडोनाल्ड के द्वारा, दलित उसे स्वीकार ना करें। हम मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं, भारतीय कांग्रेस के जो लोग हैं, ये उन्हें अपने यहाँ पर और ज़्यादा आरक्षण देंगे और ज़्यादा प्रिविलेजेस देंगे, ऐसा कहा जाता है पूना पैक्ट के तहत। ठीक, देखिए तो पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी और BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे सितंबर 1932 में। क्या कहा गया था इस पैक्ट में, इस पैक्ट में कहा गया था सबसे पहली बात कि जो दलित होंगे उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं दलितों को, उसकी मांग को क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे, जो मैकडोनाल्ड ने अपने कम्युनल अवार्ड में दिए थे। उन्होंने यही तो कहा था मैकडोनाल्ड ने कि हम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देंगे किन्हें, दलितों को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी शर्त क्या थी कि दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाएगा। दलित जो भी चुनाव हो रहे थे, चाहे वह केंद्रीय विधानसभा के हों या फिर आपकी स्टेट, राज्य की जो विधान परिषद थी उसके चुनाव हों, इनमें उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में उनके लिए 18% आरक्षण की बात कही गई कि उनका आरक्षण दलितों का कितना कर दिया जाएगा, 18% कर दिया जाएगा। जबकि जो राज्य की विधान परिषद थी उसमें कहा गया कि इनकी सीट्स को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पूना पैक्ट। कब हुआ था पूना पैक्ट, हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 में। डेट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी। सांप्रदायिक जो अवार्ड थे उनकी घोषणा मैकडोनल्ड ने कब की थी, तो मैकडोनल्ड ने ये 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी यरवदा जेल में। और तभी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते की 2 शर्तों में एक तो ये कहा गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है और जो राज्य की विधान परिषद है उसमें दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय में आरक्षण कितना कर दिया, 18%, और राज्य में कितना कर दिया, 71 सीटों से बढ़ा करके 147 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया कि जो मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया है या जो मैकडोनल्ड ने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं दलितों को, उन्हें क्या किया जाएगा, दलितों के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। हमें उन परिस्थितियों की क्या करनी है, उन परिस्थितियों की हमें व्याख्या करनी है और ये 6 नंबर का प्रश्न होगा आपका। ठीक, चलिए अब देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के तहत 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका शुरू होता है वो शुरू होता है 12 मार्च 1930 से। गांधी जी शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को, आते हैं कहाँ पर, साबरमती आश्रम से अपनी शुरू करते हैं यात्रा और चलते हैं दांडी की तरफ, जिसे हम कहते हैं दांडी मार्च। और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचते हैं दांडी और वहाँ पर वो कानून को तोड़ते हैं, नमक कानून। जो क्या कानून था, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नमक कानून के तहत ब्रिटिशर्स ही सिर्फ नमक बनाना सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था और वही उन्हीं पर उनका ही एकाधिकार था। कोई और व्यक्ति या कोई और भारतीय जो है वो नमक को नहीं बना सकता था। तो इसलिए गांधी जी ने इस बार नमक को अपनी चूज़ किया और वो फिर चलते हैं दांडी मार्च लेकर के 12 मार्च 1930 को और पहुंचते हैं दांडी 6 अप्रैल 1930 में और वहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं और तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चलता रहता है। इसी बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ठीक, पहले गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, वह भाग नहीं लेती, लेकिन फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसके पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जब कांग्रेस एक तरफ, तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, एक तरफ चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हो गया है 6 अप्रैल 1930 को, दूसरी तरफ जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वह कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो भी विद्रोहकारी हैं या आंदोलनकारी हैं ये मेज पर आएँ और बातचीत करें और बातचीत से कोई हल निकाला जाए। तो वो आमंत्रित करते हैं गोलमेज सम्मेलन। पहले गोलमेज सम्मेलन में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं पहुंचती तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वही सबसे बड़ी लीडर थी, वही सबसे बड़ी नेता थी और उसी के पास में या उसी के ही पीछे भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत बड़ी जनता थी। यानी जब तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता तब तक ये सम्मेलन नहीं हो सकता था सक्सेसफुल। तो इसलिए इरविन से कहा जाता है कि आप गांधी जी से बात करें और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए। ठीक है,
यहाँ पे ये बैकग्राउंड था आपका पूरा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने इसे वापस लेने की रीज़न क्या रहा। तो इन्हें वापस इसलिए लिया क्योंकि जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने पर राजी हो गई थी सरकार। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आपका, इसमें गांधी जी ने अपनी कुछ मांगें रखी थी। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने कुछ अपनी मांगें रखी, जिनमें ये कहा गया कि भाई जो भी राजनीतिक कैदी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आपने हमारे गिरफ्तार किए हैं, एक तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। तो इरविन ने कहा, इरविन जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे। इसलिए गांधी जी ने उसे वापस लेने की वापस लेने की कोशिश की या वापस लेने का निर्णय लिया। दूसरा क्या था, सरकार की बहुत दमनकारी नीति चल रही थी, जिसके तहत सरकार क्या कर रही थी, बच्चों पर, महिलाओं पर, इन सब पर मारपीट कर रही थी और बहुत सारे लगभग 1 लाख लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। जिस वजह से गांधी जी को, अब देखिए जब बहुत सारे लोग क्या होंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे तो लोगों की कमी भी हो जाती है, तो आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तब भी हमें उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। यही गांधी जी ने भी इसीलिए आंदोलन को वापस ले लिया। तीसरा कारण था कि देखिए जब भी कभी आंदोलन होगा तो उद्योग धंधे जो भी हैं वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाते। इकोनॉमी हमारी जो होती है, आर्थिकी जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो औद्योगिक मजदूर थे, ठीक, या फिर जो औद्योगिक में लोग लगे हुए थे, उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए थे, उन्होंने भी गांधी जी से कहा कि इसको वापस ले लीजिए। इसीलिए उन्होंने इसको वापस लेने का निर्णय लिया। देन दूसरी एक और बात थी कि जो आपकी पुलिस चौकियां थीं, नगर पालिकाएं, भवन, अदालत, इन सब पर हमले शुरू हो गए थे। तो इन पर हमले शुरू हो जाने से दिक्कत ये हो रही थी कि ये जनरल प्लेस थे, सामान्य जगह थी, यहाँ पे और लोग भी आते थे, तो उसमें आपके आंदोलनकारी भी आपके इफ़ेक्ट हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे, और ब्रिटिशर्स का नुकसान तो कम हो रहा था, जो हमारे आंदोलनकारी थे उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा था। इन सारे कारणों की वजह से गांधी जी ने ये भी आंदोलन जो था ये वापस ले लिया। ठीक है, चलिए तो हम आज अपना यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा सेशन होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्न इसमें देखेंगे। आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक ज़रूर ले लीजिए और उससे डेली प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 क्वेश्चन रोज़ लिख लिख के देखा करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।